नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक यानी चीन की एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस सफर के दौरान हम इस विशाल देश के भूगोल, इसके गहरे इतिहास और इसकी आधुनिक तस्वीर को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ के भूगोल और विशाल जनसांख्यिकी से, फिर चलेंगे सहस्राब्दियों पुराने इतिहास की ओर, उसके बाद समझेंगे आधुनिक अर्थव्यवस्था और राजनीति को, फिर जानेंगे यहाँ की समृद्ध जैव विविधता और संस्कृति के बारे में, और आखिर में बात करेंगे पर्यटन और स्थानीय शिष्टाचार की। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भूगोल और विशाल जनसांख्यिकी। इस देश के अभूतपूर्व पैमाने को समझना ही हमारी पहली सीढ़ी है। अब सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ लोगों की विशाल आबादी। सच में ये नंबर अपने आप में हैरान कर देने वाला है। भले ही अब आबादी के मामले में ये भारत के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल जनसंख्या आज भी इस देश के असाधारण पैमाने को समझने के लिए सबसे अहम है। और अब एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखते हैं। भौगोलिक रूप से अगर देखें तो ये देश इतना बड़ा है कि कुल 5 अलग अलग टाइम जोन में फैला हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पे पूरे देश का कामकाज सिर्फ और सिर्फ एक ही घड़ी के हिसाब से चलता है, जिसे बीजिंग टाइम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि चाहे कोई देश के बिल्कुल पूर्वी छोर पर हो या सुदूर पश्चिमी छोर पर, आधिकारिक तौर पर सबकी घड़ियों में समय बिल्कुल एक ही होता है। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का यह भारी भरकम क्षेत्रफल सिर्फ टाइम जोन ही नहीं बल्कि मौसम में भी कमाल की विविधता लाता है। उत्तर की तरफ जाएं तो एकदम कड़ाके की ओपार्कटिक जैसी ठंड और बर्फ मिलेगी, और वहीं दक्षिण की तरफ जाने पर बिल्कुल अलग नज़ारा देखने को मिलेगा, यानी उष्णकटिबंधीय भयंकर गर्मी और नमी। एक ही देश में मौसम के दो एकदम चरम रूप एक साथ मौजूद हैं। इस पूरे देश को अगर हम प्राकृतिक तौर पर बांटें तो मुख्य रूप से 5 बड़े क्षेत्र सामने आते हैं। पूर्वी चीन का इलाका पीली और यांगची नदियों की वजह से बहुत उपजाऊ है और यहाँ आबादी भी सबसे घनी है। इसके बिल्कुल उलट शिनजियांग मंगोलिया का इलाका गोबी और तकला मकान रेगिस्तानों की वजह से एकदम सूखा है। तिब्बती हाईलैंड्स अपनी भारी ठंड और ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं। हिमालयी हिंटरलैंड में गहरी नदी घाटियां और सीढ़ीदार खेत हैं। और आखिर में आता है लोएस पठार, जो अपनी बारीक पीली मिट्टी के कारण लगातार कटाव झेलने के बावजूद खेती के लिए बेहद उपजाऊ है। ये पांचों इलाके मिलकर एक विशाल भौगोलिक मंच तैयार करते हैं। भूगोल को समझने के बाद आइए अब अपने दूसरे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, जो है सहस्राब्दियों का प्राचीन इतिहास, वो गहरी बुनियाद जिस पर आज का ये राष्ट्र खड़ा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो करीब 2070 ईसा पूर्व में शिया, शांग और जोर राजवंशों से शुरुआत होती है, जब शुरुआती लेखन और कन्फ्यूशियस के विचार दुनिया के सामने आए। फिर 221 ईसा पूर्व के आसपास चिन और हान राजवंशों ने देश को एक सूत्र में पिरोया और ग्रेट वॉल के साथ साथ मशहूर सिल्क रोड की नींव भी रखी। इसके बाद तांग, सोंग, मिंग और छिंग राजवंशों का दौर आया, जिसे वाकई एक स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इसी दौरान कागज, छपाई और कंपास जैसे ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। फिर आगे चलकर 1912 में रिपब्लिक और आखिरकार 1949 में पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई। लेकिन इतिहास का ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। 1839 से लेकर 1949 के बीच के पूरे 100 सालों को इतिहास में एक बहुत ही संवेदनशील नाम दिया गया है, अपमान की सदी। ये एक बेहद अशांत और उथल-पुथल वाला दौर था। इस समय विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चरम पर था। कई अफीम युद्ध हुए और भारी अंदरूनी बगावतें भी उठीं। लेकिन इसी दौर ने पुरानी शाही व्यवस्था का हमेशा के लिए अंत कर दिया और माओ जेडोंग के नेतृत्व में आधुनिक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना का रास्ता भी साफ किया। चलिए अब इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर आज की बात करते हैं और अपने तीसरे हिस्से आधुनिक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नजर डालते हैं। हाल के कुछ दशकों में यहाँ जो आर्थिक चमत्कार देखने को मिला है वो सच में अकल्पनीय है। एक साधारण कृषि आधारित समाज से छलांग लगाकर आज ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे पूरी दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है। और बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। आज ये राष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी आधुनिक तकनीकों में ग्लोबल लीडर है।
दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत करीब 150 देशों में फैला निवेश इस तेजी से उभरती ताकत का जीवंत प्रमाण है। राजनीतिक ढांचे की बात करें तो इस देश का पूरा सिस्टम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के केंद्रीकृत और सत्तावादी नियंत्रण में काम करता है। पार्टी के पास 31 प्रांतीय स्तर के डिवीजनों पर सीधा और कड़ा नियंत्रण है। मतलब यहाँ प्रांतों की अपनी स्वायत्तता, शासन प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया उस तरह की नहीं होती जैसी आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियों में देखने को मिलती है, बल्कि हर चीज पर केंद्र का सख्त अनुशासन होता है। इसी शासन व्यवस्था के बीच एक बहुत ही खास संवैधानिक सिद्धांत भी काम करता है, जिसे एक देश दो प्रणालियां कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हांगकांग और मकाओ जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों को अपनी खुद की आर्थिक और प्रशासनिक प्रणालियां बनाए रखने की छूट मिली हुई है। हालांकि इन क्षेत्रों की रक्षा और विदेश नीति सीधे तौर पर मुख्य भूमि की केंद्र सरकार के ही हाथों में रहती है। शासन की इन परतों में कुछ जटिल वास्तविकताएं भी शामिल हैं। देश में तिब्बत और शिंजियांग सहित कुल 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं। स्रोतों के मुताबिक इन जगहों पर धार्मिक स्वतंत्रताएं सीमित हैं, जो पूरी तरह से राज्य की सख्त देखरेख और नियंत्रण में है। इसके अलावा इन संवेदनशील क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आलोचनाएं भी होती रहती हैं। वैश्विक मंच पर इस राजनीतिक ढांचे का ये एक बेहद अहम पहलू है। अर्थव्यवस्था और राजनीति की इन गंभीर बातों के बाद अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और अपने चौथे हिस्से की ओर चलते हैं, समृद्ध जैव विविधता और संस्कृति। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये देश एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक खजाना भी है। इसे दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्स देशों में गिना जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु वो प्यारा सा विशाल पांडा तो दुनिया भर में मशहूर है ही। इसके अलावा जिनको यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसे एक जीवित जीवाश्म माना जाता है, और रेड क्राउन्ड क्रेन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ के विशाल राष्ट्रीय उद्यानों में 4 बड़े वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जो प्रकृति के लिहाज से इसे बेहद समृद्ध बनाते हैं। अब अगर यहाँ की संस्कृति और त्योहारों की बात करें तो वो प्रकृति की ही तरह रंग बिरंगे हैं। यहाँ चंद्र कैलेंडर के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं, जो परिवारों को बहुत गहराई से जोड़ते हैं। सबसे प्रमुख है स्प्रिंग फेस्टिवल यानी चंद्र नववर्ष, जिसमें शानदार ड्रैगन डांस होता है, क्योंकि ड्रैगन को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है रंग बिरंगी रोशनी वाला लालटेन महोत्सव, नावों की रेस वाला ड्रैगन बोट फेस्टिवल और मूनकेक खाने वाला मिड ऑटम फेस्टिवल। और हाँ, पूर्वजों के सम्मान में छिंगमिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये त्योहार आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। और संस्कृति की बात हो और खाने का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र की वजह से यहाँ के व्यंजनों में भी बहुत वैरायटी है। राष्ट्रीय व्यंजन बीजिंग रोस्ट डक से लेकर सिचुआन इलाके के मसालेदार कुंग पाओ चिकन और मापो टोफू तक, और फिर कैंटोनीज खाने की ताज़ी सब्जियों और डिम सम तक, हर इलाके का अपना अलग जायका है। और इन सब के साथ जुड़ी है यहाँ की प्राचीन चाय संस्कृति, जिसकी शुरुआत करीब 2737 ईसा पूर्व में हुई थी। मतलब यहाँ चाय महज एक ड्रिंक नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी एक सांस्कृतिक विरासत है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, पर्यटन और स्थानीय शिष्टाचार। अगर कोई यहाँ घूमने जाने का विचार करता है तो उसके लिए देखने को बहुत कुछ है। 21,200 किलोमीटर लंबा इतिहास समेटे हुए ग्रेट वॉल, बीजिंग का प्राचीन शाही महल फॉरबिडन सिटी और शियान के वो रहस्यमयी भूमिगत टेराकोटा सैनिक सच में अद्भुत हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए झांगजियाजी नेशनल पार्क के वो विशाल पत्थर के खंभे भी हैं, जिनसे हॉलीवुड फिल्म अवतार ने भी प्रेरणा ली थी। कुल मिलाकर यहाँ 50 से भी ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले कुछ स्थानीय तौर तरीके जानना बहुत जरूरी है, ताकि यात्रा बिना किसी रुकावट के हो सके। पहला और अहम नियम, हमेशा समय पर पहुंचें, क्योंकि यहां समय की पाबंदी का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। दूसरा नियम, कभी भी उपहार में घड़ी या सफेद फूल न दें, क्योंकि स्थानीय संस्कृति में इन्हें अंतिम संस्कार से जोड़ा जाता है। तीसरा नियम, खाते वक्त चावल के कटोरे में अपनी चॉपस्टिक को कभी सीधा न गाड़ें। और चौथा, जब किसी से मिलें तो गले लगने के बजाय हाथ मिलाएं और घर के अंदर जाते वक्त हमेशा अपने जूते उतारें। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को अब समेटते हैं। हमने इस देश के विशाल भूगोल से लेकर इसके सख्त शासन और समृद्ध संस्कृति तक का एक विस्तृत सफर तय किया।
अब अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल सामने आता है कि इस विशाल देश की हजारों साल पुरानी ये गहरी प्राचीन जड़ें भविष्य में एक आधुनिक वैश्विक महाशक्ति के रूप में इसके स्वरूप को आखिर कैसे आकार देंगी। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और नई चीजें जानते रहें।